क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था बेटा कि बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्या रोल होता है बायोमोलिक्यूल्स का सेल के अंदर। तो हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था सेलुलर पूल, कोशिकीय पूल शब्द का इस्तेमाल किया था कि एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल को मिलाकर एक साथ हम क्या कहते हैं, उसे हम सेलुलर पूल कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा बेटा, आपके लिए क्वेश्चन है आज, कमेंट में लिख भेजिएगा, बताइएगा मुझे कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में जो क्राइटेरिया उन्हें जो डिवाइड करने क्राइटेरिया, किसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, किसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, तो वो बताइए आप मुझे कि कितना मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए कि हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलें, और कितना जो है मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए कि हम उसे माइक्रो मॉलिक्यूल बोले हम के। दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में क्या फर्क है ये आप बताएंगे मेरे को के। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जब हमें एक लिविंग टिश्यू की स्टडी करनी होती है तो उसको हम जो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको हम जो है वो मोर्टल पेस्ट से पीसते हैं, पीसने के बाद उसको हम छानते हैं, एक चीज क्लॉथ की हेल्प से छानते हैं। तो आपको एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा और रिटेंटेड के अंदर क्या मिलेगा, यानी एसिड सॉल्युबल पूल में आपको क्या देखने मिलेगा और ऊपर वाले रिटेंटेड जो नहीं छना है उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है ना अगला? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार मैंने जहां बात खत्म किया था, मैंने आपसे कहा था बेटा कि मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल, मैंने आपसे यह भी कहा था कि वाटर इज द मीडियम जहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। मैंने यह भी कहा था आपसे वाटर इज ए रिएक्टेंट, वाटर इज ए रिएजेंट, वाटर इज ए मीडियम। ठीक है, तो वाटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बगैर जल के कुछ पॉसिबल नहीं है। जल ही जीवन है, जो आप नगर निगम लिखता ना कि पानी को बचाइए, जल ही जीवन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था एक बैक्टीरियल सेल कंपोजिशन देखा, और हमने देखा कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो है वो 70% तक वाटर था के, 30% जो है वो केमिकल्स थे, उसमें से 15% जो है वो प्रोटीन था। याद आया आपको? ठीक है, चलिए तो वाटर मॉलिक्यूल की कहानी देखते हैं हम कि वाटर इज वाई वाटर। देखिए क्या हुआ कि हमारी एनसीईआरटी में बायोमॉलिक्यूल्स को उन्होंने 20 से शुरू कर दिया उनके। केवल ऐसे काम नहीं बनेगा जब तक हम पूरा सिस्टम नहीं समझेंगे ना कि हमारी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कहां पर होती हैं, जब तक वो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी ना, तो आगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए वाटर की कई क्वालिटीज को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, जल के अंदर, वाटर के अंदर क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं विच मेक इट एज ए बेस्ट मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। जीवन की उत्पत्ति हवा में नहीं हुई, के ओरिजिन ऑफ लाइफ हवा में नहीं हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर में हुआ। ठीक है, व्हाट इज यूनिक, यानी क्या यूनिक है वाटर में? कुछ पकाना होता है तो हम पानी में डाल के वाटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें के, हमारी सेल्स के अंदर वाटर है। एयर इज इंपॉर्टेंट लेकिन वाटर इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वाटर में क्या प्रॉपर्टी है? वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल के, ठीक है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल का मतलब इट्स ए चार्ज मॉलिक्यूल, इट्स ए पोलर, इसके पास में दो एंड है के, प्लस माइनस एंड के, मतलब ये एक प्रकार से पोलर सॉल्वेंट भी है। इसमें जो आयनिक सॉल्यूशन है, वे जो आयनिक सॉल्ट है वो उसमें घुल भी जाते हैं। तो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल के। बाकायदा आप देख रहे हैं, आपको मैंने इमेज बनाया हुआ था, मैंने कहा था आपसे कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, देखा था। ठीक है, तो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, वाटर में एक बड़ी यूनिक क्षमता होती है, हम हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में देखेंगे। वाटर में क्षमता होती है कोहेशन की, के सासंजन की, के कोहेशन एक वर्ड होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सासंजन। ठीक है, पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है, एडेशन आसंजन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में
अपने आप से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है और मजबूती के साथ जुड़ा होता है, और इसे जोड़ने में जो बॉन्ड काम करता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल को जो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स प्रोवाइड करता है। वाटर मॉलिक्यूल सरफेस को गीला कर सकते हैं, सरफेस पे चिपक सकते हैं वो, क्योंकि इनमें एडेसिव पावर होता है, चिपकने का लक्षण होता है इनमें। वाटर मॉलिक्यूल में इस हाई स्पेसिफिक हीट होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है एक लेवल तक हीट को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एक लेवल तक हीट को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, इनमें हाई स्पेसिफिक हीट होती है। इसीलिए आप देखेंगे यदि कोई आदमी भाप से जल जाए या गर्म पानी, मैंने कहा ना दो केस है, एक आदमी गर्म पानी से जल गया, वार्म वाटर गिर गया उसके ऊपर, दूसरा आदमी वेपर से जल गया, तो भाप का जला हुआ ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक हीट छिपी होती है उसके अंदर, और जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, वो ऊष्मा ज्यादा बर्न करती है वोट के, तो हाई स्पेसिफिक हीट होता है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसके अंदर होता है। लेस देन, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को आप जो है वो एक लेवल ने सबसे अधिक, वाटर मॉलिक्यूल की सबसे अधिक डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के, यानी वाटर मॉलिक्यूल को ठंडा करोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी, और ये मैक्सिमम डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल की होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इससे कम टेम्परेचर को आपने 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम किया, आपने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो यहां पर आइस बनेगा। और याद रखना, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसकी तुलना में आइस की डेंसिटी कम होती है, और ये अधिक वॉल्यूम का होता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का जो वॉल्यूम है वो अधिक है एज कंपेयर टू वाटर के, एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसकी तुलना में आइस का वॉल्यूम अधिक होता है, तो आइस जो होता है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर आता है वो, ठीक है ना। और ये सारे ने, ये जो सारी प्रॉपर्टी जिसको आप सोच रहे हैं, आप बोल रहे हो सर ये तो केमिस्ट्री हो गया, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल केमिस्ट्री के समान बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, आई एम नॉट, मैं केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जो बायोलॉजिकल साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले मैंने आपसे कहा कि पोलर मॉलिक्यूल की बात की मैंने। ए वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर बिकॉज there is an uneven distribution of electrons between oxygen and hydrogen atom। देखो why वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें आपको प्लस और माइनस एंड देखने क्यों मिल रहे हैं, क्यों पोलरिटी देखने मिल रही है, क्यों ध्रुवीय अणु होता है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो अनइवन होता है, असमान होता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल में आपको नेगेटिव चार्ज देखने मिल रहा है, दिस इज द एंड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज किया, यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला एंड होगा के, दीज आर दी पॉजिटिव एंड, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज यहां पे, और नीचे यानी जहां पर हाइड्रोजन है वहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ऑक्सीजन का हिस्सा पे। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से यहां पे कि आपने क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, H2O है, 2 हाइड्रोजन एटम उसके पास है, एक ऑक्सीजन एटम उसके पास है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है कि इसलिए दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे नहीं, ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, यानी ये 180 डिग्री पर दोनों हाइड्रोजन एटम नहीं है प्रेजेंट, ये 180 डिग्री पर नहीं होता, क्योंकि इसमें सारा खेल चार्ज का, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या होता है इसमें आपको जो है ऐसा शेप देखने आपको नहीं मिलेगा, ये शेप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखने मिलेगी, और जो H2O में यदि आप देखेंगे दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का नहीं होता है। वॉल एंड स्टिक मॉडल आप देख रहे हैं, ये होता है 104.5 डिग्री का होता है, यानी दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो 104.5 डिग्री का एंगल होता है इसके बीच में, ठीक है ना, क्लियर। एंड दिस इज द एंड व्हिच इज द नेगेटिव एंड, ठीक है, एंड दिस इज द पॉजिटिव एंड, देख रहे हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव एंड, है ना, ठीक है। दैट्स व्हाई वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। आज बिल्कुल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिंपलीफाइड केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे, के समझो, इसलिए समझो ताकि आपको आगे जब हम बात करेंगे ना तो चीजें समझ में आए। मैं बोलूंगा हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होते हैं, ठीक, तो चीजें समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बेटा तब तक हम जो है चीजों को समझ नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना।
चलिए, तो हमने क्या कहा, अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, वो हमेशा फिक्स नहीं होते बट के, यानी उनके बीच में एंगल 104.5 डिग्री सेल्सियस का एंगल आपको देखने मिलेगा, बट दे आर फ्लेक्सिबल, ये अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं हाईली वेरिएबल डाइपोल मूवमेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाटर मॉलिक्यूल में आपको हाईली वेरिएबल डाइपोल मूवमेंट देखने मिलेगा और आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसमें देखने मिलेगा जो वेरिएबल होगा। ठीक है, देखिए अब क्या यूनिक प्रॉपर्टी, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल का चार्ज होने का फायदा क्या है, फायदा ये इसका कि इसमें चूंकि वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर, यानी हम कहते हैं इट इज ए पोलर सॉल्वेंट, एक पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि खुद पोलर है, के खुद ध्रुवीय है। तो जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया आपने के, यानी नमक सोडियम क्लोराइड का आपने जो एक जो है वो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया आपने और उसको आपने पानी में डाला, तो आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल आपने NaCl का आपने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का आपने एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे ही पानी में डाला सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। नाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड। इंटरेस्टिंग बात है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, हम बोलते हैं, सर ने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ा दिया आपको, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के हिंदी में कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, याद है, ठीक है। मतलब चूंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल उसके अंदर डाला तो एक सोडियम अलग हो गया, एक क्लोराइड अलग हो गया, और वो एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के समान व्यवहार कर रहा है। क्लियर? आपने क्या किया, आपने BaCl2 लिया आपने, ठीक है, BaCl2 लिया आपने, जब इसको एक मॉलिक्यूल को आपने पानी में डाला तो एक बेरियम का मॉलिक्यूल बन गया, दो क्लोराइड के मॉलिक्यूल लग गए, कुल मिलाके कितने हो गए ये, कुल मिलाके ये 3, यानी ये एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के समान व्यवहार करेगा। जब आपने FeCl3 का एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे आपने FeCl3 के एक मॉलिक्यूल को पानी में डाला, एक Fe का मॉलिक्यूल अलग हो गया और 3 क्लोराइड के मॉलिक्यूल अलग हो गए, 4, एक मॉलिक्यूल 4 के समान व्यवहार करेगा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, यानी बायोलॉजी में क्या बताना चाह रहे हो आप, एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड 1 से 2 हो गया, बेरियम क्लोराइड 1 से 3 हो गया, FeCl3 1 से 4 हो गया। अरे भाई समझो बात को, समझो, जो ऑस्मोसिस पढ़ेंगे ना ये प्रॉपर्टी काम आएगी। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करते हैं, लेकिन वो पार्टिकल ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल होगा। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा कि जब भी कभी ऑस्मोसिस की बात करते हो, और ये हमने कहां पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा हुआ है, ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, जो है जो एक सॉल्वेंट है, दो सॉल्वेंट जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, दो सॉल्वेंट जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, उनको हमने जो है वो हमने क्या किया कि उनको हमने रखा एक मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने उनको अलग अलग किया। तो जो वाटर का फ्लो जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर होता है, ठीक है। वाटर का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की होता है, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में वाटर अधिक होता है, हाई में कम होता है वाटर, ठीक है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं बोलूं आपसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय 1 मोल ऑफ NaCl क्रिएटेड बाय 1 मोल ऑफ BaCl2 1 मोल ऑफ FeCl3, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर साइड होगा? भाई सिंपल सी बात है, जो जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना अधिक होगा। तो FeCl3 का अधिक होगा, BaCl2 का उससे कम होगा और NaCl का उससे कम होगा। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल जहां बढ़ रहे हैं वहां ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हालांकि सॉल्यूशन पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मैं आपको केवल बेसिक फंडा बतला रहा हूं आपको, ताकि दिमाग में बात आपके रहे कि हम जो है वो सॉलिड चुनते हैं, जब सेल का सिस्टम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब ये बात दिमाग में रहना चाहिए। तो अभी हमने सिंपल सा कहा कि चूंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, जैसे ही आपने इसमें जो है वो पोलर सॉलिड को डाला, आपने तो क्रिस्टल डाला जिसमें चार्ज, जिसमें आयंस प्रेजेंट थे, तो वो आयन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यदि सुक्रोज को, ग्लूकोज को डालोगे तो वो अलग अलग नहीं होगा, सुक्रोज अलग अलग नहीं होगा, यानी केवल वही अलग अलग होंगे जिनमें चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, क्लियर। सेकंड,
वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, इतना मजबूती के साथ जुड़े होते हैं कि यदि आपको दो वाटर मॉलिक्यूल को अलग अलग करना हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपको दो वाटर मॉलिक्यूल को अलग अलग करना हो तो लगभग आपको 350 से लेकर 400 एटमॉस्फेयर का आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी आपको, यदि आप चाहते हैं कि ये दो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दो वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने कहा एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, यदि इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, इनको यदि आपको अलग अलग करना हो तो आपको जो है वो 350 से लेके 400 एटमॉस्फेयर का आपको जो है वो बल लगाना पड़ेगा, इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको, इतना आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये अलग अलग कर पाओगे आप, इतना बल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, मैंने कहा पोलर वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज मैग्नेट के, यानी हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक चुंबक के समान काम करता है और ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। क्या, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस तो है ही ना इनके पास, के अट्रैक्ट करता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में द अट्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड प्लस ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर द ऑक्सीजन एंड ऑफ द अनदर वाटर मॉलिक्यूल के, मैंने कहा ना एक वाटर मॉलिक्यूल का प्लस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के माइनस को जो है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और इससे क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनता है, एक अट्रैक्शन बनता है और उसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल, गलती मत करना, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है बिटवीन मॉलिक्यूल, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखिए, यदि विथ इन दी मॉलिक्यूल से कंपेयर करोगे, आप सारे बॉन्ड जोड़ लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम्स द वीकेस्ट बॉन्ड। के आपने कहा कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो भैया वहां पर फिर वीकेंड बॉन्ड हो गया। यदि आपने कोवेलेंट बॉन्ड की बात की, आयनिक बॉन्ड की बात की, तो वहां पर ये कमजोर हो गया। लेकिन यदि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनकी बात करोगे, एंड इट इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल के, तो मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में से ये एक होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं नदी बहती है, आप बोलोगे नदी बीच में कहां से गई, अरे भाई सिंपल सी बात है कि कभी सुना आपने कि मिट्टी बहना, सुना, मिट्टी बहेगी तो पानी के साथ बहेगी। अकेला आपने कहा कि भाई मेरा खेत जो है अभी यहां था, बह बह के खेत वहां पहुंच गया, मेरा शहर जो है वो भोपाल बंबई में आके मिल गया। कैसे आके मिल गया, अरे जमीन खिसकती हुई यहां तक आ गई तो हमारा घर भी यहां आ गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक्चुअली में पानी में। आप बोलोगे हाँ भाई नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, वहां से निकली और समुद्र में यहां पर आकर वो मिल गई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो पानी वहां से निकला और बहता 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 वो समुद्र में दूसरे, इंडिया के दूसरे छोर पे आके वो मिल गया। कुछ नदियां ऐसी हैं जो निकलती है चाइना से, कहीं से निकलती है, इंडिया तक आती है, इंडिया की नदी वहां पहुंचती है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ रिवर्स के जो इंटर जो है डिफरेंट इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके नदियां आगे तक जाती हैं। ठीक है ना, पानी बहता है। वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है कि आप एक वाटर मॉलिक्यूल पकड़ के खींच लो। सुनना, भूलना मत ये कि बता रहा हूं कि एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के खींच लोगे ना तो पीछे पीछे पूरा वाटर कॉलम आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के समान है, एक दूसरे जुड़ा हुआ है। एक जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन का इंजन यदि आपने आगे बढ़ाया, उसको एक पहले वाले डिब्बे को खींचा आपने तो बाकी सारे डिब्बे खींचते चले जाएंगे, क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में के। ऐसे ही वाटर है कि एक मॉलिक्यूल खींच लो, बाकी मॉलिक्यूल पीछे पीछे आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और ये इसको स्ट्रॉन्ग, ये दिस इज द रीजन फॉर द, इट इज द रीजन फॉर द, इट इज द रीजन for the strong cohesion between Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. वाटर मॉलिक्यूल के, ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में मजबूती से जुड़े रहने का, स्ट्रॉन्ग कोहेशन का, शासन का ये कारण होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर, देख रहे हैं आप। एंड इट इज ऑल्सो वेरी डीप सीटेड इंफॉर्मेशन कि यदि आप हाइड्रोजन बॉन्ड में देखेंगे तो
एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, वो 1.88 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन दो वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन एटम है उनके बीच में कितना है, उनके बीच में जो है वो बॉन्ड लेंथ 2.82 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। और एक ही वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.97 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए इतना फाइन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट निकालनी है और दे यूज द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। इन सारी जानकारी के लिए वो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और एक मॉलिक्यूल के पूरे डिटेल को वो निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर। देख रहे हैं ना आप कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस 1.88 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक दो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस जो है वो 2.82 एंगस्ट्रॉम है। एक ही वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1.97 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन मैंने ये भी कहा ना आपसे कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड 104.5 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है, जो वेरिएबल है कि 1.6 तक वो वेरी कर सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब तो केमिकल, अब हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, देखो कुछ बॉन्ड बेटा दिमाग में डाल के, क्योंकि देखो बॉन्डिंग पढ़ाना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना मेरा काम नहीं है, वो आपको सर पढ़ा चुके के केमिस्ट्री में संजय सर ने बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ है आपको। कि कई लोगों को, आपको बता दूं मैं कि कई लोगों का विचार ये होता है कि संजय सर जो है वो, हालांकि सर ने अभी बहुत इंटरेक्शन शुरू किया आप लोगों से, काफी इंटरेक्ट भी करते हैं सर आपको। मतलब सर की सबसे अच्छी बात है कि उनका नॉलेज जो है ना वो एकदम पता है उन्हें कि एग्जाम में क्या आता है, ही नोज वेरी वेल के। तो वो संजय सर जो है ना, आप मतलब मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत केमिस्ट्री के टीचर देखे, अभी भी मेरे पास में, अभी चूंकि कोचिंग बंद है ना, अभी कोचिंग्स बंद हैं आप लोगों की, जो ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो जो टॉप की जो इंस्टीट्यूट है जिनका बड़ा नाम है पूरे इंडिया में, XYZ और ABC, आप जानते हैं, ठीक, कोई कोटा में है तो कोई दिल्ली में है, बड़ा नाम सुन रखा है इनका लोगों ने। उनके कई सारे फैकल्टीज बायोमेंटर्स में कांटेक्ट किए थे, मैंने कई लोगों के डेमो लेक्चर मंगाए, मैंने कहा भी है फैकल्टीज हैं फ्री, वो चाहते जुड़ना आपसे, आपको बता दूं मैं, मतलब मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर आपको सच्चाई बता रहा हूं कि मैंने देखा कि संजय सर जैसा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उस लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर अभी तक मुझे नहीं मिले, अभी तक उस लेवल का नॉलेज, उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस प्रकार पढ़ाते हैं। अमर सर इज फॉर बेटर देन एनी फिजिक्स फैकल्टी, मैंने खुद देखा ही इज बेटर। मतलब यूट्यूब पे एक आध दो टीचर होंगे जो सर के आसपास जो है पढ़ा रहे होंगे या बेहतर भी पढ़ा रहे होंगे, या मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकता बेटा के, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि वी आर हैविंग द फाइनेस्ट टीम इन फिजिक्स केमिस्ट्री जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो है कि बेटा मेहनत कोई भी टीम कुछ भी हो, जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं हो सकता है, बच्चे को पढ़ना पड़ेगा तभी जो है वो उसको टीचर को रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इतना बता था आपसे कि सर का काम है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना, वो आपको पढ़ा चुके हैं। अभी हम बात करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल, देखो मेरे को तो उतनी केमिस्ट्री अब आती भी नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे जो है वो बेसिक पर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में थोड़ी बहुत यदि मुझसे गलती हो जाए बेटा तो मुझे माफ कर देना कि सर बहुत पहले केमिस्ट्री पढ़े हैं तो गलती कर दी, ठीक है। कोशिश पूरी करूंगा कि कोई गलती ना करूं मैं, ठीक है। और ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये जो केमिकल बॉन्ड है लाइफ के, तो हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लिविंग मैटर के, तो लिविंग मैटर में कई सारे बड़े वाइटल केमिकल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। एंड बगैर केमिकल बॉन्डिंग के लाइफ इज नॉट पॉसिबल। एंड जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो ना वो केवल केमिकल्स के लिए नहीं है, वो जीवन के लिए भी बेटा, ठीक है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, एसेंशियल इन मेंटेनिंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल टू बाइंड स्पेसिफिक के। अब जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कि वो कई सारे बड़े लार्ज स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं वो, और वो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी काम करेगी, उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उसका होगा तभी वो मॉलिक्यूल काम कर पाता है। तो ऐसे कई केसेस को हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आप देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है उसका अपना एक सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोटीन का अपना स्ट्रक्चर बगैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन को बनाने में के तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डबल स्ट्रैंड डीएनए को बनाने में हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वो दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जोड़कर रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हुए, आयनिक बॉन्ड हुए, वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस हुए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेंटेन रखते हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स को। जिससे मैंने आपसे कहा था कि सेल मेम्ब्रेन अपने आप को मेंटेन रखती है ड्यू टू दी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की, पढ़ा था हमने, याद है ना,
हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड से लगभग, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड से लगभग 1/10 होती है इसके। वैन डर वाल इंटरेक्शन जो होते हैं दे आर दी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इनकी तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है इसके। वाटर मॉलिक्यूल्स को हम गोल्डन मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट के समान काम कर सकते हैं, ये रिएजेंट के समान काम कर सकते हैं, ये अभिकारक के समान काम कर सकते हैं, ये अभिकर्मक के रूप में काम कर सकते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज ए मीडियम, ये माध्यम के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो कोहेशन, अब देखिए मैंने कहा कोहेशन वर्ड का मतलब क्या है, तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज द कोहेशन। देखो अब इंटरेस्टिंग मार के आपने देखा होगा कुछ कीड़े, कुछ इंसेक्ट, कुछ स्पाइडर पानी के ऊपर चल पाते हैं क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन जो है ना, जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है, जो वाटर की सरफेस की मजबूती को बताता है, वाटर का सरफेस टेंशन वाटर की सरफेस की स्ट्रेंथ को शो करता है, एंड दैट आल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, इसलिए उसकी सरफेस मेंटेन है और सरफेस की स्ट्रेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं कि इसलिए मकड़ियां, कुछ कीड़े पानी के ऊपर चल पाते हैं। एडहेशन की बात करते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल किसी को गीला कर सकता है, कहीं पर चिपक सकता है, वो एडहेशन कहलाता है के। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी फोर्स इन प्लांट, तो पौधों में जो बारीक बारीक हिस्से होते हैं वहां तक वाटर को पहुंचाने के लिए कई जगह पर कैपिलरी एक्शन भी काम करता है। तो वो कैपिलरी एक्शन जो है वो जस्ट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वाटर सरफेस से अटैच होकर आगे की ओर बढ़ सकता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या बेटा, कि एक वाटर मॉलिक्यूल को खींचोगे तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अपने आप पीछे पीछे खींचता हुआ चला आएगा, और इसके लिए और वो भी एक पतली सी ग्लास ट्यूब के अंदर। आप बोलोगे सर हमको कैपिलरी एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, हम देखते हैं। देखो बेटा क्या होता है कि पहली बात तो कैपिलरी क्या होती है बेटा, याद रखो कैपिलरी हमेशा एक लंबी ट्यूब, एक ऐसी लंबी ट्यूब जिसका डायमीटर उसकी लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल, एक लंबी ट्यूब जिसका डायमीटर उसकी लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल होके वो होती है कैपिलरी। वो क्या होती है, वो होती है कैपिलरी। ठीक है, दिस इज दी कैपिलरी। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर ड्रॉप है, ये पानी का एक बूंद है, वाटर का ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है। ठीक है, अब इस वाटर, आपने देखा पानी का बूंद एकदम गोल होता है, पानी का बूंद एकदम गोल होता है क्योंकि इस पे सभी दिशाओं से इस पर जो है वो इस पर सभी दिशाओं से इस पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, ये हमने कहा ये सरफेस है, जिस सरफेस पे ये प्रेजेंट है सभी दिशाओं से इस पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, इसलिए ये सरफेस टेंशन है, इसके पास में कोहेसिव फोर्स है, सभी दिशाओं से इस पे बराबर दबाव लग रहा है, इसलिए पानी का जो ड्रॉप जो है वो गोल दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, आपने जैसे ही आपने कैपिलरी को पतली ट्यूब को आपने पानी से टच किया, आपने इसे टच किया आपने इसको, इस पतली कैपिलरी को अपने वाटर के ड्रॉप से, पानी की बूंद से टच किया, तो क्या होगा बेटा कि जहां टच किया वो पॉइंट पर वाटर के मॉलिक्यूल जो है उस कैपिलरी से चिपक जाएंगे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो सारा फोर्स है इस फोर्स को निकलने की एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, यानी पूरा फोर्स जो है वो एक दिशा में लगेगा और वाटर का कॉलम ये ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ये है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये है कैपिलरी एक्शन के, यानी वाटर मॉलिक्यूल पे चारों दिशाओं से बराबर फोर्स लग रहा था, इसलिए क्या था, वो गोल था। जैसे ही आपने कैपिलरी को टच किया तो कैपिलरी पर टच करने के साथ ही ये वाटर का ड्रॉप जो है वो कैपिलरी में ऊपर चढ़ गया, क्योंकि यहां पर टच किया आपने, वहां पर फोर्स को रिलीज होने का एक पॉइंट मिल गया, तो सारा फोर्स चारों दिशाओं से लग रहा था बराबर। ये कैपिलरी टच करने वाली जगह पर वो फोर्स कम हुआ, इसलिए सारे फोर्स ने मिलकर वाटर को कैपिलरी में ऊपर की ओर चढ़ा दिया। ये है कैपिलरी एक्शन। आप बोलोगे सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अरे भाई आप देखना, कई बार जो है आप ब्लड टेस्ट करते हैं ना, कई बार तो इसे प्रिक करेंगे, एक ब्लड का ड्रॉप निकालेंगे, ठीक है,
किसकी बात कर रहा हूं मैं? जब आपको देखना होगा ब्लड क्लॉटिंग टाइम चेक करना होगा, तो जब आपको ब्लड क्लॉटिंग टाइम चेक करना होगा तो पतला सा कांच का एक ट्यूब होगा, कैपिलरी होगा, तो ऐसे जो है प्रिक करेंगे, ब्लड का ड्रॉप निकालेंगे, कैपिलरी को टच करेंगे और ब्लड उसमें ऊपर चढ़ जाएगा। फिर उसको तोड़ के देखेंगे एक मिनट के अंतर पे कि कब ब्लड का क्लॉट जमा है। ये तरीका होता है ब्लड क्लॉटिंग को टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम को जानने के लिए। तो वहां पे जो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। ठीक है, ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वाटर के पास में कोहेसिव फोर्स है, वाटर के पास में एडहेसिव फोर्स है, तो सरफेस को चिपक कर वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की ओर चढ़ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा यहां पे देखिए, दिख रहे हैं आप? ठीक है, यानी क्या हुआ कि ये जो प्रेशर है, जो वाटर सरफेस पे जो प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर के लगने के कारण क्या होता है कि वो कैपिलरी पर जो प्रेशर को रिलीज होने का पॉइंट मिलता है, तो वाटर जो है वो कैपिलरी पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक ठीक है ना? नोटिस हाउ वाटर हैज वर्कड इट्स वे अप द ग्लास ट्यूब बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देख रहे हैं आप कि बाकी बीकर में पानी का लेवल एक है, लेकिन कैपिलरी को टच करते साथ वाटर उस कैपिलरी पर ऊपर की ओर चढ़ गया। तो ये कैपिलरी एक्शन देखने मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कोहेसिव फोर्स एंड द एडहेसिव फोर्स। ठीक है, देन कम टू दी, अब ये आप बोलोगे सर कैपिलरी एक्शन क्यों बतलाया आपने यहां पे? क्योंकि बेटा जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे ना, तब हम इन सब चीजों पर बात करेंगे, कैसे प्लांट में वाटर सब जगह पर पहुंचता है। हाई स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं कि तो अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज और लोअर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के इज 1 डिग्री सेल्सियस के, तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द एक जो है वो हाई स्पेसिफिक हीट, क्या मैंने कहा आपसे, हीट का वो अमाउंट है जो 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने या कम करने के लिए काम आता है। के तो वाटर जो है, वाटर की खास बात ये होती है कि वाटर जो है इट रेजिस्ट द टेम्परेचर चेंज बोथ हीटिंग एंड कूलिंग के। वाटर काफी लंबे समय तक हीटिंग और कूलिंग को रेजिस्ट करता है वाटर के, और इसीलिए आप देखेंगे जमीन जो होती है, हमारी लैंड जो जमीन जो होती है, तेजी से गर्म होती है, तेजी से ठंडी होती है। जमीन जो होती है वो तेजी से गर्म होती है, तेजी से ठंडी होती है, लेकिन वाटर जो है वो गर्म होगा तो लंबा समय लगेगा, ठंडा होगा तो भी लंबा समय लगेगा, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है, इनिशियल टेंपरेचर को रेजिस्ट करता है। तो वाटर कैन एब्जॉर्ब और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विथ लिटिल चेंज इन एक्चुअल टेंपरेचर। तो वाटर की खास बात ये होती है कि बड़ी मात्रा में वो हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है या उसको रिलीज कर सकता है विथआउट चेंजिंग द एक्चुअल टेंपरेचर। इसलिए पानी के अंदर रहने वाले जीव जो है, ध्यान से बात सुनना, इसलिए वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें इन्वायरमेंटल वेरिएशन का सामना कम से कम करना पड़ता है। समुद्र एक ऐसे इकोसिस्टम है, महासागर ऐसे इकोसिस्टम है जिन पर क्लाइमेटिक चेंज का सबसे कम असर होता है, जलवायु परिवर्तन का सबसे कम असर समुद्र पे होता है। समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो मैराइन और एनिमल्स हैं, उन्होंने आज के हजारों वर्षों पहले जो इन्वायरमेंट देखा था वही आज भी प्रेजेंट है, उसमें मामूली सा फर्क आया, उसमें वो भी हमारे केमिकल मिलाने छोड़ने के कारण, अदरवाइज कोई फर्क नहीं आया। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो मैराइन इकोसिस्टम होता है, समुद्री इकोसिस्टम होता है, क्योंकि उसमें हाई वो आसानी से उसका तापमान बढ़ता भी नहीं है और कम भी नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर की ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देन कम टू दी, मैंने कहा ना आपसे कि वाटर वेपर फॉर्म ए काइंड ऑफ ग्लोबल ब्लैंकेट विच हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म। के तो ग्लोबल हम कहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, चलो वार्मिंग को हम छोड़ते हैं, भी हम बात करते हैं कि हमारी अर्थ, रात को हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन क्यों रहता है? क्योंकि हमारी अर्थ में प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक ब्लैंकेट के समान, कंबल के समान काम करता है, और इसे हम कहते हैं, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। चूंकि और इसमें सबसे ने आपसे मैं कहूं आपसे कि सबसे इफेक्टिव मॉलिक्यूल, मोस्ट इफेक्टिव मॉलिक्यूल जो कि हीट को रिटेन करता है वो है वाटर वेपर्स। जलवाष्प जो वायुमंडल में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट को रोक सकते हैं, उठके तो ब्लैंकेट के समान काम करते हैं। वाटर वेपर्स फॉर्म ए काइंड ऑफ ग्लोबल ब्लैंकेट विच हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म। हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन वार्म सरफेस ऑफ द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड एंड हेल्ड बाय द वेपर। के तो वेपर जो है वो हीट को रोक के रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि यदि आप कभी ग्रीन हाउस गैस देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ग्रीन हाउस गैस में CO2 शामिल है, CH4 शामिल है, उसमें जो है वो वाटर वेपर्स भी शामिल होते हैं।
देन द नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी शामिल होते हैं। तो अभी हमने आपसे कहा कि सबसे तो ये जो सबसे कम अमाउंट में होने के बावजूद ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो वाटर वेपर्स का होता है और वो ग्लोबल ब्लैंकेट के समान काम करने में जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। फिर इंटरेस्टिंग बात है कि वाटर मॉलिक्यूल का तापमान आप कम करोगे यानी सबसे अधिक हाई डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल की आपको 4 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर देखने मिलेगी। इससे कम करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाएगा। मतलब यह है कि स्मॉल क्लस्टर्स फॉर्म लार्जर क्लस्टर एट लोअर टेंपरेचर के लोअर तापमान पर ये मॉलिक्यूल का जो है क्लस्टर का साइज बढ़ जाएगा, इसलिए पानी पर में बर्फ जो है वो तैरती हुई दिखाई पड़ती है हमको, ठीक है ना। चलिए अब ये तो कुछ हमने वाटर की प्रॉपर्टीज देखा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वर्ड आता है बेटा होम्योस्टेसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हर लिविंग सेल चाहती है कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो फिक्स बना रहे, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन ना हो उसमें के। तो मैंने कहा आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस जो है वो क्लाउडे बर्नार्ड ने दिया। आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस को क्लाउडे बर्नार्ड ने दिया के इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सम के हिंदी वर्ड बड़े सम मतलब एक समान बना रहना, स्थिति को सेल के अंदर की स्थिति को एक समान बनाए रखना समस्थितिता होता है, होम्योस्टेसिस कहते हैं हम, ठीक है ना। टर्म होम्योस्टेसिस को आइडिया किसने दिया? क्लाउड बर्नार्ड ने दिया। टर्म होम्योस्टेसिस को दिया था वॉल्टर कैनन ने टर्म होम्योस्टेसिस को दिया और इसका मतलब है बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब आंतरिक पर्यावरण को जो है वो एक संतुलन में बनाए रखना, सेम स्टेट पर यथास्थिति में बनाए रखना। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए स्टेडी स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग कंडीशन। बाहर चाहे जो भी परिवर्तन आ रहे हो, सेल अपने अंदर अंदरूनी एनवायरनमेंट को बड़े स्तर पर परिवर्तित नहीं करती है, उसको बनाए रखने की कोशिश करती है एंड दैट इज द होम्योस्टेसिस। क्या? एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेडी स्टेट despite changing conditions क्या and water is important for this process because के और इस प्रोसेस में वाटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा है बेटा? ऐसा इसलिए है कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज ए गुड इंसुलेटर के ये आसानी से तापमान में टेम्परेचर में बड़ी आसानी से परिवर्तन ये नहीं आने देता है। इट मेक्स ए गुड इंसुलेटर क्या इट रेजिस्ट द टेम्परेचर चेंज के ये तापमान में आने वाले पर चूंकि इसके पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है इसलिए टेम्परेचर में आने वाले परिवर्तन को ये रेजिस्ट करता है। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसमें कोई भी घुल सकता है इसमें के एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव कूलेंट के सेल को अंदरूनी तरफ पे शीतल या कूल रखने में हेल्प करता है एंड आइस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टेम्परेचर एक्सट्रीम। तापमान काफी कम होगा तो वाटर बॉडी तापमान काफी कम होगा, बर्फ जम जाएगी तो क्या होगा कि बर्फ जमी हुई बर्फ क्या होगी? वो कोई तालाब है, कोई झील है। कश्मीर की डल लेक की बात करते हैं, कश्मीर की डल लेक में कई सारी मछलियां हैं, वो जम जाती है, ठंड आती है, जम गई। तो चूंकि बर्फ जो है वो पानी से हल्का होता है, ऊपर आ गया, ऊपर आके पूरी बर्फ की लेयर बन गई और बर्फ इंसुलेटिंग होता है। तो ऊपर का जो तापमान ठंडा हो रहा था वो और अंदर नहीं जा पाता क्योंकि बर्फ ने ऊपर लेयर बना दिया है जो इंसुलेटिंग लेयर होता है। अब अंदर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और या उससे अधिक रहेगा। ऊपर बर्फ है, तैर क्यों रहा है वो? क्योंकि वो पानी से बड़े वॉल्यूम का हल्का है, तैर रहा है, इसलिए तैर रहा है और पूरा एक लेयर बर्फ का बन गया तो बाहर का लो टेम्परेचर का असर अंदर होना बंद हो गया क्योंकि इंसुलेटिंग लेयर है तो अंदर वाटर के अंदर जो लाइफ है वो मेंटेन रहा। ठीक है, ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी को थोड़ा देख लेते हैं। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम के ये बात सही है कि हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हमने कहा कि कार्बन वाले कंपाउंड को बायोमोलिक्यूल्स कहा था हमने के, तो उनमें कई सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट भी होते हैं और इनको पता लगाने का तरीका ये होता है कि हम उसको जो है वो यानी एक तरीका डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या किया हमने, एक लिविंग टिश्यू को लिया हमने और उसको हमने जो है वो वन वेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है, उसको लिया हमने और उसमें चाहे लीफ है, लीवर है, उसको लिया हमने, उसको हमने क्या किया, उसको हमने जब कभी आप जो है वो जब कभी आप कोई लिविंग टिश्यू को लेते हैं उसमें वाटर कंटेंट होता है 70% तक उसके अंदर वाटर होता है। ये मालूम है हमको इस चीज के बारे में, 2/3 तकरीबन 2/3 वाटर होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेश वेट के। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, फ्रेश वेट में
आपका वाटर भी शामिल होगा, ठीक है। लेकिन आप सुखा लेंगे, क्या उसको आपने ड्राई अप कर दिया, आपने ड्राई कर लिया, तो क्या बन जाएगा, वो ड्राई वेट बन जाएगा, ठीक है। आपने वाटर को इवोपरेट कर लिया, पानी हटा दिया उसका आपने, तो क्या बन जाएगा, वो मटेरियल ड्राई वेट बन जाएगा। तो फ्रेश वेट या वेट वेट, फ्रेश वेट की बात करें हम, फ्रेश वेट बोलते हैं इसको हम, या वेट वेट बोलते हैं, वेट वेट कहते हैं इसको हम, या फ्रेश वेट कहते हैं। इसमें वाटर शामिल होगा और जो है वो ड्राई वेट है, वाटर शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या क्या, पानी को सुखा लिया, ड्राई वेट लिया आपने उसको। इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, उसको जला दिया आपने, जलाने पर जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो CO2 बनकर उड़ जाएंगे बेटा के, ठीक है। और जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, वो गैसेस फॉर्म में CO2 और वाटर वेपर बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा, केवल राख बचेगी, राख बचेगी आपकी, राख बोलते हैं इसको हम, भस्म बोलते हैं इसको हम, या ऐश कहते हैं इसको हम, ठीक है, वो बचेगा। इस ऐश के अंदर क्या होगा, इस ऐश के अंदर जो है वो केवल इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाए जाएंगे, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, दूसरे इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है वो पाए जाएंगे इसमें के। जैसे कि मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको एलिमेंट आपको देखने मिलेगा। मतलब ये है कि ये इस बात की पुष्टि करता है कि देयर आर लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी लिविंग टिश्यू से। लेकिन यदि आप एक लिविंग सेल में यदि आप देखेंगे टोटल आयन की बात करेंगे तो वो 1% है, आयन इनऑर्गेनिक एलिमेंट 1% के आसपास है, एंड लिविंग सेल में देखेंगे तो टोटल आयंस और इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो है वो आपको 1% के आसपास लगभग देखने मिलेगा आपको, ठीक है। 1% के आसपास एक एवरेज है वो देखने हमको मिलेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, ये आपको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, ठीक है। तो हमने देखा था ना, पिछली बार हमने टेबल कंपेयर किए थे, हमने कहा था कि लिविंग में अर्थ क्रस्ट में आपको इतने केमिकल मिलेंगे, इतना एलिमेंट मिलेगा, और आपने ये भी कहा था कि लिविंग में आपको ह्यूमन सेल के अंदर इस प्रकार के केमिकल मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हम कहते हैं while analysis for compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in the living tissue, okay? हमें एक चीज मालूम चली कि लिविंग टिश्यू को जलाया, जब हमने लिविंग टिश्यू को जलाया तो हमको उसके अंदर से सोना नहीं मिला, मतलब हमको उसके अंदर से ऑरम या सोना नहीं मिला, सिल्वर नहीं मिला हमें, लेकिन आयरन हमको मिला, मैग्नीशियम हमको मिला, ठीक है, मैग्नीज हमको मिला, ठीक है, पर सीजियम हमको नहीं मिला, रुबिडियम हमको नहीं मिला। तो मतलब हम एक लिस्ट, एक चार्ट को तैयार कर सकते हैं कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। अब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको किस तरह के फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, कितने तरह के एल्डिहाइड है, मतलब एल्डो शुगर कौन से हैं, कीटोन, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज इज ए एल्डो शुगर, के फ्रक्टोज इज ए कीटो शुगर, ठीक है। कीटो शुगर क्या है, कीटोन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, कौन से अमाइनो एसिड एरोमेटिक होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, इस पर बात करेंगे हम आगे, ठीक है ना। तो हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो हम केमिकल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कि उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन करने वाला ग्रुप होता है। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या केमिकल प्रेजेंट है, हम कहते हैं अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड जुड़कर जो है वो न्यूक्लिक एसिड को बनाएंगे, के तो हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बात करेंगे, फैटी एसिड की बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आवर टारगेट इज टू आइडेंटिफाई द केमिकल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस केमिकल इन द लाइफ। बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सा केमिकल सेल में प्रेजेंट है, कैसे जुड़ के दूसरा केमिकल बनता है और उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री वाला क्या देखेगा, वो देखेगा कि कौन सा केमिकल सेल के अंदर प्रेजेंट है, कौन किससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, किसके रिएक्शन में क्या मिलेगा, कौन सा रिएजेंट के रूप में काम करेगा, कौन सा रिएक्टेंट के रूप में काम करेगा, उस पर्सपेक्टिव को देखेगा। तो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना बायोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव नहीं है, उसका पर्सपेक्टिव है कि कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और लाइफ में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और केमिस्ट्री वाले व्यक्ति का पर्पस क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस और उसके बारे में समझने की कोशिश करता है वो, ठीक है। चलिए, तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे। बिल्कुल हमने अभी जो शुरू के लेक्चर है उनमें हम केवल बेस के ऊपर बात करें, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा जो है वो आगे डिटेल में जाकर बात करेंगे इस पर। तो देखिए, शुरुआती कोई भी चैप्टर होता है उसके शुरुआती लेक्चर जो होते हैं ना, वो पूरा चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल या फाउंडेशन बनाता है।
कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा कि बायोमेंटर्स में एक खास बात यह है कि बायोमेंटर्स में हम आपको कोई भी चीज को जो है केवल बाज कर सुनाएंगे नहीं, हम आपको यहां पर उस चीज को सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम चाहेंगे कि आपके दिमाग मस्तिष्क जो है वो ब्रेन ट्यून हो कि अगला लेक्चर देखना है और ये सीखें हमके। बेसिकली वी आर अबाउट टू फील द बायोलॉजी ना, हमारा बायोलॉजी हमको फील और महसूस होना चाहिए कि पढ़ने में मजा आना चाहिए। एग्जाम तो अपने आप निकलेगा बेटा, चिंता मत करो। के ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.